बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस मिशन की 12 इकसास सुन चुके हैं और अब किस नंबर 13 मुलाहिजा फरमाएं। ओए इधर आओ ना तुम, एक पुलिस वाले ने उस देहाती नौजवान को मुखातिब करते हुए कहा। क्यों, क्या बात है? देहाती नौजवान ने कांस्टेबल को घूरा। इधर आओ ना, बताता हूँ क्या बात है। कांस्टेबल ने कहते हुए उसे बाजू से पकड़ लिया और लाइन से निकालकर एक तरफ ले गया। लाइन में खड़े हुए लोगों में से किसी ने कुछ नहीं कहा था। वो पुलिस वाले उसे बुकिंग ऑफिस के पिछली तरफ ले गए। तकरीबन 10 मिनट बाद वो देहाती नौजवान वापस आ गया। क्या बात है, ये लोग क्यों ले गए थे तुम्हें? शारिक ने पूछा। ऐसे ही जगह टैक्स वसूल करते फिर रहे हैं, नौजवान ने नागवार से लहजे में जवाब दिया। जराइम पेशा लोगों से तो इनकी हवास सुकड़ दी है और शरीफ लोगों को परेशान करते हैं। यही तो हमारी बदकिस्मती है, लाइन में आगे खड़ा हुआ एक आदमी बोला। हमारे यहाँ तो लोग पुलिस में भर्ती लूट मार करने के लिए ही होते हैं। इन पुलिस वालों को दोबारा इस तरफ आते देखकर लोग खामोश हो गए। बस कुछ तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। शारिक ने एक बार फिर मुंह फेर लिया। वो कांस्टेबल जिसने पहली मर्तबा शारिक को देखा था उसके करीब आ गया। शारिक के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि कहीं इसकी तलाश तो शुरू नहीं हो गई। ओए तुम बार बार मुंह क्यों छुपा रहे हो? मेरी तरफ देखो, जरा चेहरा तो दिखाओ। कांस्टेबल ने उसके बाजू पर हाथ रखते हुए कहा। मैं ना कोई चोर हूं और ना डाकू और ना ही पेडू। शारिक ने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कदरे सख्त लहजे में कहा। लोगों को इस तरह परेशान करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देखो बाबू, पुलिस वाले ने उसे घूरा। गर्म होने की जरूरत नहीं, ले जाकर सारी गर्मी तेरी दूर कर दूंगा, समझे? चलो जरा तुम्हारी थानेदार भी देख लूं। तुम्हारी पेटी ना उतरवा दूं तो नाम बदल देना। शारिक का लहजा पहले से ज्यादा सख्त था। पुलिस वाले के चेहरे के तासरात बदल गए। शारिक का ये नफ्सियाती हरबा कामयाब रहा। पुलिस वाला उसके लहजे से बदक गया। लाइन में आगे खड़े हुए एक शख्स ने करीब आकर शारिक का बाजू पकड़ लिया। छोड़ो यार, किन हराम खोरों के मुंह लग रहे हो, इनका तो काम ही ये है। आधे एक घंटे के अंदर अंदर इसकी पेटी उतरवा दूंगा और फिर ये मिन्नतें करता फिरेगा। शारिक ने पुलिस वाले को घूरते हुए कहा। अब छोड़ भी दे बाऊ, दूसरे पुलिस वाले ने कहा। इसे कितनी मर्तबा समझाया है कि बशर देख कर बात किया करे, ये भी क्या करे? सरकार जो तनख्वाह देती है इससे तो घर का खर्चा पूरा नहीं होता। फुटपाथ पर चादर बिछा लिया करो, खर्चा पूरा हो जाया करेगा। लाइन में से किसी और ने कहा। पुलिस वाले ने घूर कर उस शख्स की तरफ देखा जिसने ये जुमला कहा था। फिर वो खामोशी से खिसक कर उस तरफ चले गए थे जहां सियालकोट की बस खड़ी थी। थोड़ी देर बाद फैसलाबाद के लिए बस स्टैंड पर आ गई और उसके साथ ही बुकिंग विंडो खुल गई। लोग टिकटें ले लेकर बस में सवार होने लगे और चंद ही मिनट में बस भर गई। शारिक के साथ वाली सिर्फ एक सीट खाली थी और फिर एक औरत बस में दाखिल हुई और दरवाजे में रुककर इधर उधर देखने लगी। बस में औरतें भी थी लेकिन कोई सीट खाली नहीं थी जहां वो औरत किसी औरत के साथ बैठ सकती। सिर्फ शारिक के साथ वाली एक सीट खाली थी। वो औरत गहरा सांस लेते हुए उस तरफ आ गई। अगर आप इस तरफ आ जाएं तो मैं खिड़की की तरफ बैठ जाती हूँ। वो औरत शारिक की सीट के करीब रुक कर बोली। ओह जरूर। शारिक ने कहते हुए उस औरत की तरफ देखा। उसकी उम्र 35 के लगभग रही होगी। कदरे दराज कामत, भरपूर जिस्म और चेहरे के दिलकश नकूश। कानों में आवेजी और स्याह रेशमी बाल जो एक चुटिया की सूरत में कमर तक लटके हुए थे। उसने हल्के रंग का सूट पहन रखा था और दुपट्टा गले का हार बना हुआ था। उसके हाथ में सफरी बैग था जो उसने ऊपर शेल्फ पर रख दिया था। शारिक सीट से उठकर बाहर आ गया। वो औरत सिमट कर खिड़की के साथ लग गई और शारिक उसके साथ इस तरह बैठा कि उन दोनों के दरमियान चंद इंच का फासला था। उसके लिबास से उठने वाली भीनी भीनी महक शारिक पर सहरसा तारी कर रही थी। चंद सेकंड बाद बस स्टार्ट होकर अड्डे से निकल आई और शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती हुई रावी के पुल पर आ गई। उससे आगे शाहदरा के स्टॉप पर 1 मिनट को रुकी और फिर शेखुपुरा रोड पर दौड़ने लगी। बस को लगने वाले हल्के हल्के झटकों की वजह से शार्क और उस औरत के दरमियान चंद इंच का फासला भी मिट गया। ये 2 आदमियों की सीट थी और बीच में फासला रखना मुमकिन नहीं था। वो शुरू में तो सिमटने की कोशिश करती रही, फिर उसने ये कोशिश भी तर्क कर दी। उन दोनों के कंधे मिले हुए थे। उसके जिस्म के लम्स से शार्क अपने आप में अजीब सी सिनसनी सी कैफियत महसूस कर रहा था। कभी तो उसके दिल की धड़कन इस कदर तेज हो जाती कि शारिक को यह खौफ लाहक हो जाता कि आसपास बैठे हुए लोग उसकी धड़कन की आवाज न सुन लें। तकरीबन आधे घंटे तक वह दोनों खामोश बैठे रहे। फिर उनमें बातचीत शुरू हो गई। सड़क के दोनों तरफ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कारखाने थे और उस औरत को इस बात का अफसोस हो रहा था कि लहलहाते खेतों की जगह शोर मचाते और स्याह धुआं उगलते हुए कारखानों ने ले ली थी।
उसका नाम समीना था। वो लाहौर की रहने वाली थी और फैसलाबाद के गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थी। वो अपनी कजन की शादी के सिलसिले में 10 दिन के लिए लाहौर आई हुई थी और अब वापस जा रही थी। लेकिन शारिक ने उससे नहीं पूछा था कि उसकी शादी हो चुकी है या नहीं। शारिक ने अपना नाम रिहान बताया था और कहा था कि वो एक दोस्त से मिलने के लिए फैसलाबाद जा रहा है। बस शेखुपुरा और शाहकोट के अड्डों पर मुख्तसर वक्फों के लिए रुकती हुई 11 बजे के करीब फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के करीब GTS के अड्डे पर रुक गई। मुसाफिर अपना अपना सामान लेकर उतरने लगे। शार्क ने ऊपर वाले शेल्फ से समीना का सफरी बैग उठाकर उसके हवाले कर दिया और अपना ब्रीफ केस भी उतार लिया। वो बस से उतर आए। समीना ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और एक तांगे पर बैठ गई। तांगे पर मजीद मुसाफिरों की गुंजाइश नहीं थी, वरना शार्क भी बैठ जाता। 2.5-3 घंटों के साथ ने शार्क के सीने में हलचल सी मचा दी थी। उसे अफसोस हुआ था कि यह सफर इतनी जल्दी खत्म हो गया और समीना अपना अता पता बताए बगैर इस तरह चली गई थी जैसे कोई ताल्लुक ही ना रहा हो। शार्क अपने उस ख्याल पर खुद ही हंस दिया। उनमें ताल्लुक ही क्या था, वो तो एक बस के मुसाफिर थे। वक्त गुजारने के लिए उनमें बातों का सिलसिला शुरू हुआ था। मंजिल पर पहुंचकर उनके रास्ते अलग हो गए थे, लेकिन शार्क को हैरत थी कि वो समीना के बारे में ऐसा क्यों सोच रहा था। वो अपनी जगह पर खड़ा तांगे को उस वक्त तक जाता देख रहा था जब तक वो निगाहों से ओझल नहीं हो गया। शार्क पहली मर्तबा फैसलाबाद आया था। छांगे ने उसे बताया था कि वो मुनरवा सिनेमा के करीब नहर के पुल के साथ सादक के पान सिगरेट के खोखे से हमीदे के बारे में पूछ ले, वो उसे हमीदे के डेरे पर पहुंचा देगा। लेकिन शारिक को यह भी मालूम नहीं था कि मुनरवा सिनेमा किस तरफ है। बस के तमाम मुसाफिर जा चुके थे। एक तरफ एक बुरके वाली औरत और 2 बच्चे बैठे हुए थे। उनके करीब ही लोहे का एक ट्रंक और एक टोकरी रखी हुई थी। एक अधेड़ उम्र आदमी उनसे 2 कदम के फासले पर खड़ा सिगरेट के कश लगा रहा था। उन्हें शायद किसी बस पर सवार होना था। सामने खाली तांगा खड़ा था। शारिक तांगे के करीब आ गया। कहाँ जाना है बाबूजी? तांगे वाले ने पूछा। मुनरवा सिनेमा, शारिक ने जवाब दिया। बैठो, ले चलता हूँ। उधर की सवारी मिल गई तो ठीक है, वरना सालम तांगा। चलो सालम ही चलो। शारिक कहते हुए तांगे की अगली सीट पर बैठ गया। तांगा सर्कुलर रोड पर होता हुआ जंग बाजार के इख्तिताम पर नहर के पुल के पास रुक गया। वो मुनरवा सिनेमा है बाबूजी। तांगे वाले ने नहर के पार सिनेमा की तरफ इशारा किया। शारिक तांगे वाले को पैसे देकर उतर आया और ब्रीफ के साथ में लटकाए नहर के पुल की तरफ चलने लगा। ये नहर 15-20 फुट चौड़ी थी, गहरी ज्यादा नहीं थी। इसके किनारे पुख्ता ईंटों के थे। नहर में गाय भैंस भी नहा रही थी और बच्चे और आदमी भी। पुल के दोनों तरफ मुंडीरों पर छाबड़ी वालों ने कब्जा कर रखा था। पुल के दूसरी तरफ दाईं से नहर के बिल्कुल सामने मुनरवा सिनेमा था और बाईं तरफ दुकानें और होटल वगैरह थे। गुलाम मोहम्मद आबाद की तरफ जाने के लिए तांगों का अड्डा भी था। पुल से चंद गज आगे साथ साथ 2 होटल थे, जिनके पीछे कच्ची आबादी थी और उसके पीछे अनाज के बड़े बड़े गोदाम। होटलों के सामने फलों और खाने पीने की अशिया के छाबड़े और ठेले थे। सड़क से उड़ने वाली धूल वगैरह से बचाव का कोई तरीका इख्तियार नहीं किया गया था। दोनों होटलों के सामने पान सिगरेट के खोखे भी थे। शारिक पहले खोखे के सामने रुक गया, जहां 11-12 साल की उम्र का एक लड़का दुकानदारी कर रहा था। सादिक का खोखा यही है? शारिक ने लड़के से पूछा। वो आगे वाला खोखा है, लड़के ने इशारा किया। शारिक उस अगले खोखे पर चला गया। वहां 30-32 साल की उम्र का एक आदमी बैठा हुआ था। छोटी नोकदार स्याह दाढ़ी, माथे पर मोहराब और सर पर धागे से बनी हुई सफेद टोपी। उसका ये हुलिया जाहिर करता था कि वो बाकायदगी से नमाज पढ़ने का आदी है। लाहौर में 2 मरतबा सादिक से मुलाकात हो चुकी थी। शारिक उसे अच्छी तरह पहचानता था, मगर ये सादिक नहीं था। सादिक कहाँ है? शारिक ने पूछा। वो तो घर पर है जी। आप कहाँ से आए हैं? दाढ़ी वाले ने उसे घूरा। लाहौर से आया हूँ। सादिक को इतला भिजवा दो कि छांगे का आदमी आया है, शारिक ने कहा। दाढ़ी वाले ने एक बार फिर सरतापा उसका जायजा लिया और फिर होटल की तरफ मुंह करके किसी को आवाज दी। उसी मैले से लिबास में एक लड़का आ गया। उसके बाल बेतहाशा बड़े हुए और उलझे हुए थे। ओए काके, दाढ़ी वाले ने लड़के की तरफ देखते हुए कहा। चाचे से जाकर कह लाहौर से परोना आया है, छांगे ने भेजा है। लड़के ने एक नजर शारिक की तरफ देखा और फिर होटल के साथ ही एक तंग सी गली में दाखिल हो गया। उसकी वापसी तकरीबन 10 मिनट बाद हुई। उसके साथ ही सादिक भी था। शारिक ने उसे दूरी से देखकर पहचान लिया था। सादिक बड़ी गर्मजोशी से उससे मिला था। ओए सत बिस्मिल्लाह, जी आया नो। उसने इज़ारे खुलूस के तौर पर शारिक से मुआनका भी कर डाला। आओ जी घर चलते हैं, उसने कहा। फिर लड़के की तरफ देखते हुए बोला, ओए काके, 2 फर्स्ट क्लास चाय लेकर आओ। शारिक उसके साथ गली में दाखिल हो गया। तंग और गंदी सी 2-3 गलियां घूमने के बाद वो एक कच्चे मकान में दाखिल हो गए। मकान के जिस कमरे में वो दाखिल हुए थे वो बैठक के तौर पर इस्तेमाल होता था। फर्श पर दरी बिछी हुई थी।
5-6 कुर्सियां सलीके से रखी हुई थी। दरमियान में एक मेज भी रखी हुई थी जिस पर कपड़ा बिछा हुआ था। कुर्सियों के कुशन पर कढ़ाई की हुई थी। बैठो शार्क बाबू, सादिक ने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। शार्क कुर्सी पर बैठ गया। ब्रीफ केस उसने अपने करीबी फर्श पर रख लिया था। थोड़ी देर बाद लड़का भी चाय लेकर आ गया। लो शार्क बाबू, चाय पियो। सादिक ने एक कप उसके सामने रख दिया। वो खामोशी से चाय की चुस्कियां लेते रहे। फिर सादिक ने पूछा, कैसे आना हुआ शार्क बाबू? लाहौर में कुछ गड़बड़ हो गई है यार, शार्क ने चाय की चुस्की लेते हुए जवाब दिया। छांगा ने कहा कि चंद रोज के लिए तुम्हारे पास चला जाऊं, मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस चला आऊंगा। कोई बात नहीं शारिक बाबू, हम लोगों की जिंदगी में ऐसी ऊंच नीच तो होती ही रहती है। ये तुम्हारा अपना ही घर है, जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, सादिक ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, जीरे वाले केस का क्या हुआ? उस दिन लाहौर में गया था तो पता चला था कि जीरे को पुलिस ने पकड़ लिया है और शाकर भी मारा गया है। छांगा से तो मेरी मुलाकात नहीं हो सकी थी। जीरा 3-4 रोज पहले ही छूट कर आ गया था। पुलिस ने पैसा देकर उसके खिलाफ केस खत्म कर दिया है, शारिक ने जवाब दिया। चलो अच्छा हुआ, सादिक ने कहा। पुलिस से हम जैसे लोगों की आंख मचोली तो होती ही रहती है। इस पकड़ दकड़ के बगैर ना तो पुलिस का गुजारा होता है और ना ही हमारा। तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है? शारिक ने पूछा। एकदम फर्स्ट क्लास, सादिक ने जवाब दिया। यहाँ 6 बड़ी पार्टियां ये बिजनेस कर रही हैं। तुम्हारी दुआ से तुम्हारी इस भाई का बड़ा ठेका है। तुम्हारी दुआ से तुम्हारी इस भाई का बड़ा जोर है। यहाँ आधा शहर अपना मुरीद है। शारिक चाय की चुस्कियां लेते हुए सादिक की तरफ देखने लगा। उसकी उम्र 40 के लगभग रही होगी। घुटा हुआ जिस्म, मजबूत हाथ पैर, बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें और तलवार कट मूंछें। सर गंजा था। वो हर हफ्ते बाकायदगी से सर पर उस तरह फिरवाने का आदी था। सादिक मशरकी पंजाब के शहर होशियारपुर का रहने वाला था। बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि उसके माँ बाप होशियारपुर से हिजरत करके आए थे। वो दोनों देर तक बातें करते रहे। सेन की तरफ से कभी कभी बातों की आवाजें भी सुनाई दे जाती थी। उन आवाजों में 2 औरतों की आवाजें भी शामिल थी। उन आवाजों से शारिक ने अंदाजा लगा लिया था कि एक औरत बूढ़ी थी और दूसरी जवान। तकरीबन 1 बजे के लगभग किसी ने बैठक का अंदरूनी दरवाजा खटखटाया। सादिक उठकर बाहर चला गया। उसके आने में 3-4 मिनट लग गए थे। रोटी तैयार है शार्क बाबू, आओ हाथ धो लो, सादिक ने कहा। शारिक उसके साथ सेन में आ गया। खासा वसी हुआ अरीज पुख्ता सेन था। एक तरफ खुरा बना हुआ था और पानी का ड्रम रखा हुआ था। शारिक ने ड्रम की 20 खोली और हाथ धोने लगा। फिर थोड़ी देर में बैठक में वापस आ गया। थोड़ी देर बाद सादिक ने मेज पर खाना लगा दिया। भाई इस वक्त जो कुछ है वही खाना पड़ेगा, सादिक बोला। हर चीज खुदा की नेमत है, किसी चीज से इनकार नहीं करना चाहिए, शारिक ने जवाब दिया। वो दोनों खाना खाते रहे। खाने के बाद सादिक ने बर्तन उठाकर अंदर पहुंचा दिए। शार्क बाबू, अगर तुम आराम करना चाहो तो साथ वाले कमरे में जाकर लेट जाओ। आओ मैं तुम्हें कमरा दिखा दूं, सादिक ने कहा। मैं यहीं दरी पर लेट जाऊंगा, अंदर खवातीन को बिला वजह तकलीफ होगी, शारिक बोला। खवातीन कौन है? मेरी बूढ़ी माँ है और भतीजी है, वो तुमसे पर्दा तो नहीं करेंगी, सादिक ने कहा। वो दोनों बैठक से निकलकर सेन में आ गए। साथ वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो शारिक ठिठक कर रुक गया। कमरे में 2 चारपाइयां थी। एक पर सफेद खेस बिछा हुआ था और 15-16 साल की एक लड़की दूसरी चारपाई पर खेस बिछा रही थी। वो शारिक को देखकर शर्मा सी गई। उसने चादर बिछाकर तकिया रखा और तेजी से कमरे से निकल गई। ये मेरी भतीजी है नजमा, सादिक ने कहा। 3 साल पहले पुलिस ने इसके बाप को पकड़ लिया था और थाने में तशद्दुद करके उसे हलाक कर डाला। मरने के बाद उसके जिस्म में 2 गोलियां उतारी गई और लाश को सड़क पर डालकर यह मशहूर कर दिया कि वो एक खतरनाक डाकू था जो पुलिस मुकाबले में मारा गया। सदमे की ताब ना लाकर मेरी भाभी का भी हार्ट फेल हो गया। ये दोनों बहन भाई मेरे ही पास रहते हैं। पान के खोखे पर दाढ़ी वाला जो लड़का बैठा हुआ था वो मेरा भतीजा है और उसका नाम अशरफ है। शारिक के चेहरे पर अफसुर्दगी सी छा गई। वो जहां भी गया था उसने पुलिस के जुल्म जबर के ऐसी ही दास्तानें सुनी थी। वो जिन लोगों से मिला था वो तमाम जराइम पेशा थे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे जराइम की ये जिंदगी विरसे में मिली हो या शौकिया तौर पर जिल्लत और रुसवाई का ये रास्ता अपनाया हो। इन्हें मुजरिम बनाने में पुलिस का हाथ था। वो खुद एक जिंदा मिसाल की हैसियत से मौजूद था। वो बड़ी इज्जत और शराफत की जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उसे ये खतरनाक रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया था। यार शार्क बाबू, सादिक ने दूसरी चारपाई पर लेटते हुए कहा, सुना है तू पढ़ा लिखा है, बीए किया है तुमने। तुम तो किसी दफ्तर में अफसर बन सकते थे, फिर ये घिनौना धंधा क्यों शुरू कर दिया तुमने? तालीम तो रोशनी फैलाती है, तुम गुनाहों के अंधेरे में कैसे आ गए? पुलिस की मेहरबानी से, शारिक ने जवाब दिया। यह दुरुस्त है कि इल्म की रोशनी इंसान को सीधा रास्ता दिखाती है, लेकिन पुलिस ने अंधेरों में धकेल दिया। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उसे अपनी कहानी सुनाने लगा।
पाकिस्तान में यही सब कुछ तो हो रहा है, सादिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा। मैंने भी BFA किया है, मेरा बाप भी मुझे बड़ा आदमी बनाना चाहता था, लेकिन कानून के इन मुहाफिजों ने मेरे बाप के साथ वो सलूक किया कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ही माऊफ हो गया। एक दिन वो घर से निकला तो लौटकर वापस नहीं आया और आज तक उसका कुछ पता नहीं चला कि वो जिंदा है या कहीं मर खप गया। और मेरे बड़े भाई को भी पुलिस ने मार डाला। मेरे सीने में आज भी इंतकाम का लावा खोल रहा है और मेरे इंतकाम की यह आग उस वक्त तक ठंडी नहीं होगी जब तक मैं एक एक को ठिकाने नहीं लगा देता। शारिक ने कोई जवाब नहीं दिया। ये कानून के मुआवजों की बात हो रही थी जिन्हें आवाम की इज्जत व आबरूर और जानो माल के तहफ्फुज के लिए रखा गया था, मगर कानून के ये मुहाफिज आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे थे और उन्हें जलील और रुसवा कर रहे थे। यही सब कुछ सोचते हुए दफतन शारिक के ज़हन में सुलेमान एडवोकेट का नाम उभर आया। यहाँ पिपल कॉलोनी कहाँ है? शारिक ने पूछा। कोई नूर मिल के सामने है। किसी से मिलना है? सादिक बोला। हाँ। शारिक ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। सलमान एडवोकेट, मेरी बर्बादी का असल जिम्मेदार वही है। उसने मेरे माँ बाप को कत्ल करवाया था। इंस्पेक्टर को रिश्वत देकर मुझे 14 साल के लिए जेल भिजवाने वाला भी वही था। मेरे मकान को भी उसी ने आग लगवाई थी और आतिशज़दगी के इल्जाम में मुझे दोबारा अंदर करवाने की कोशिश भी उसी ने की थी। वो लाहौर से भागकर यहाँ आ गया है। सुना है पिपल कॉलोनी में रहमानिया मस्जिद के करीब कहीं रहता है। कोई बात नहीं, तलाश कर लेंगे उसे, सादिक ने जवाब दिया। मुझे भी एक आदमी की तलाश है। मैं जब तक उसे जहन्नुम रसीद नहीं करूंगा उस वक्त तक मुझे भी चैन नहीं आएगा। वो देर तक बातें करते रहे। शारिक ऊँघने लगा और फिर जल्दी ही वो सो गया। उसकी आंख 6 बजे खुली थी। उसने उठकर सेन में ड्रम से मुंह हाथ धोया और सादिक के साथ घर से निकलकर खोखे के साथ वाले होटल में आ गए। उन्होंने चाय पी और देर तक वहीं बैठे बातें करते रहे। इसी दौरान 2-3 आदमी सादिक के पास आए और धीमे लहजे में कुछ बातें करके चले गए। शाम हो चुकी थी। दुकानों और होटलों की बत्तियां जगमगा उठी थी। सिनेमा का शो खत्म हो चुका था। 6 बजे वाले शो के सिनेमा के सामने रश लगा हुआ था। सिनेमा की वजह से यहाँ बड़ी रौनक थी और वक्त गुजरने के साथ साथ रौनक में इजाफा हो रहा था। थोड़ी देर बाद एक और आदमी सादिक के पास आ गया। वो लंबा तड़ंगा सा आदमी था। शलवार कमीज पहने हुए था और सर के बालों में मेहंदी का रंग था। उसकी शक्ल देखकर शारिक को यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो कोई पुलिस वाला था। सादिक से बातें करते हुए बार बार शारिक की तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद वो आदमी वापस चला गया। ये पुलिस का आदमी था? शारिक ने सवालिया निगाहों से सादिक की तरफ देखा। हाँ, ये आरामखोर परेशान करते ही रहते हैं। थानेदार ने बुलाया है, हालांकि हमारा ये इलाका उनके थाने में नहीं। वो सामने थाना देख रहे हो? उसने नहर के पार थाने की इमारत की तरफ इशारा किया। उस थाने की हदूद नहर के उस तरफ है, लेकिन ये लोग यहाँ आकर भी लोगों को तंग करते ही रहते हैं। वो दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे। फिर सादिक उठ गया। अच्छा शारिक बाबू, मैं थानेदार की बात सुनना हूँ। तुम चाहो तो सैर सपाटा कर आओ। जंग बाजार से सीधे चले जाओगे तो घंटा घर पहुंच जाओगे। बड़ी रौनक वाली जगह है। वो दोनों होटल से निकल आए। नहर का पुल पार करके सादिक तो थाने की तरफ चला गया और शारिक जंग बाजार की तरफ बढ़ गया। उस बाजार में ज्यादातर करियाने की दुकानें थी। दुकानदारों ने सड़क तक अपना सामान फैला रखा था। सब्जी फरोशों ने भी सड़क घेर रखी थी। बाज़ जगहों पर तो पैदल चलने का भी रास्ता नहीं था। हर तरफ गंदगी के ढेर नजर आ रहे थे। इंसानों के साथ बकरियां और गाय भी आजादी से टहलती फिर रही थी। शारिक घंटाघर के चौक पर आकर रुक गया। वो बड़ी दिलचस्पी से इधर से उधर देख रहा था। चौक के वस्त में बहुत वसी और अरीज चबूतरा था, जिसके दरमियान घंटाघर की बुलंद इमारत थी। घंटाघर के 8 इतराफ में बाजार थे। दुकानों के सामने मरकरी कमकमे जगमगा रहे थे। घंटाघर के चबूतरे पर ख्वांचे वालों ने कब्जा जमा रखा था। कहीं कीकर की मसवाकें बेचने वाले बैठे हुए थे। कहीं दही बड़े वालों ने कब्जा जमा रखा था। कहीं कानों से मैल निकालने वाले बैठे हुए थे और कहीं मालशिए दरिया बिछाए बैठे थे। अंग्रेजी सरकार ने लायलपुर बरतानिया के झंडे यूनियन जैक के नक्शे पर बसाया था, लेकिन अब उसमें बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी थी। उसका नाम भी लायलपुर से फैसलाबाद हो गया था। पान की दुकानों, खीर की और चाय की दुकानों के सामने शहर के मनचले जमा थे। शारिक तकरीबन 2 घंटों तक मुख्तलिफ बाजारों में घूमता रहा और फिर कचहरी बाजार के मोड़ पर खड़ा हो गया, जहाँ 2 बुक स्टॉल थे। उन स्टॉलों पर अखबारात और जरायद के अलावा उरियां और नीम उरियां टाइटल वाली किताबें भी सजी हुई थी। उन किताबों को सेलोफेन की थैलियों में इस तरह लपेट रखा गया था कि जैसे वो अनमोल हो और उनके खराब हो जाने का अंदेशा हो। 10:30 बज चुके थे। घंटाघर की रौनक उरूज पर थी। शारिक टहलता हुआ वापस आने लगा। जंग बाजार में बेशतर सब्जियों और फलों वाले अपनी दुकानें बढ़ा चुके थे और अब जगह जगह सड़े गले फलों और बोसीदा सब्जियों के ऐसे ढेर नजर आ रहे थे जिनसे बड़ी नागवार बू उठ रही थी।
चंद गायें और भैंसें अब ज्यादा आजादी से उन डेरों पर मुंह मार रही थी। शारिक जब वापस पहुंचा तो सादिक होटल ही में एक कोने की मेज पर बैठा हुआ था। उस वक्त उसने चादर की बुकल मार रखी थी। शारिक उसके करीब जाकर बैठ गया। थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई आदमी आता और सादिक से हाथ मिलाकर चला जाता। सादिक के पास आने वाले को देखकर ये अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि वो सब के सब नशे के आदी थे और पुड़िया लेने के लिए यहाँ आ रहे थे। वो सादिक से हाथ किसी अकीदत की बिना पर नहीं मिलाते थे। हाथ सादिक की तरफ बढ़ाते हुए उनकी मुट्ठी में नोट होते और जब सादिक चादर में से हाथ निकाल कर उस शख्स से हाथ मिलाता तो उस शख्स की मुट्ठी में दबे हुए नोट सादिक के हाथ और सादिक के हाथ में दबी हुई पुड़िया उस शख्स के हाथ में मुंतकिल हो जाती। उस वक्त बातों में इंकिशाफ हुआ कि होटल भी सादिक ही का था जिसे उसने ठेके पर दे रखा था। शाम के बाद वो खुद भी यहाँ बैठकर धंधा किया करता था और उसके कारिंदे भी इधर उधर घूमकर धंधा करते रहते थे। सादिक खुद खाना खा चुका था। उसने शारिक के लिए भी खाना मंगवा लिया था। सिनेमा का आखिरी शो खत्म हुआ तो सादिक से हाथ मिलाने वालों की तादाद में कुछ इजाफा हो गया। शो खत्म होने के आधे घंटे बाद सादिक होटल में बैठा रहा, फिर शारिक को लेकर घर आ गया। शारिक आते ही बिस्तर पर लेटकर इस तरह सोया कि उसे दुनिया और माफिया की खबर तक न रही। 3-4 रोज गुजर गए। शारिक दिन भर कमरे में चारपाई पर लेटा रहता और शाम को सादिक के साथ होटल पर आ जाता या बाजारों में घूमता रहता। इसी दौरान वह लाहौर से आने वाले अखबारात का बाकायदगी से मुतालिया करता रहता था। डीएसपी के कत्ल के बारे में कोई खबर उसकी नजरों से नहीं गुजरी थी। शारिक ने कई रोज से शेव नहीं बनाया था। दाढ़ी बढ़ जाने से उसका चेहरा किसी हद तक बदल गया था। उस रोज शाम को उसने खत बनवाकर बाकायदा दाढ़ी रख ली। दाढ़ी और नोकदार मूंछें उसके चेहरे पर बड़ी भली लग रही थी। सादिक आमतौर पर अपना माल लाहौर में छांगा से लाया करता था। कभी फौरी जरूरत पड़ जाती तो वो फैसलाबाद की एक पार्टी से भी माल ले लिया करता था। उस रोज सादिक के पास माल खत्म हो गया था। रात के 12 बजे ही वो होटल से उठ गया। चल यार शार्क बाबू, जना कॉलोनी से थोड़ा सा माल ले आए और ये अपनी जेब में रख लो। सादिक ने इधर उधर देखते हुए एक पिस्तौल शारिक की तरफ बढ़ा दिया। ये क्यों? शारिक ने पिस्तौल लेकर जल्दी से पतलून की जेब में ठूंस लिया। काला बड़ा खबीस आदमी है, हरकतें करता ही रहता है, शायद इसकी जरूरत पड़ जाए, सादिक ने जवाब दिया। वो एक तांगे पर बैठकर जना कॉलोनी की तरफ रवाना हो गए। छोटी बड़ी कोठियों पर मुश्तमिल ये रिहायशी इलाका था। कहीं कहीं दुकानें भी थी। एक गली के मोड़ पर उन्होंने तांगा छोड़ दिया और पैदल चलते हुए दूसरी गली में घूम गए और बिलाकर एक मकान के सामने रुक गए। बंगला नुमा ये मकान ज्यादा बड़ा नहीं था। गेट के अंदर की तरफ बैठे हुए आदमी ने सादिक को शिनाख्त करने के बाद ही उन्हें अंदर आने की इजाजत दी थी। वो एक कमरे में आ गए जहाँ कालू के साथ 2 आदमी और भी बैठे हुए थे। वो इसमें बामुसम्मा था, रंग तवे की तरह काला, मूंछें और सर के बाल सफेद थे। उसकी उम्र 60 के लगभग रही होगी। उम्र के लिहाज से उसकी सेहत काबिल रिश्क थी। उन दोनों को वहां बैठे अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि गेट का चौकीदार बदहवास सा दौड़ता हुआ अंदर आ गया। कालू उस्ताद भागो, पुलिस ने छापा मार दिया है, वो शख्स चीखा। पुलिस का छापा तुम्हारे अड्डे पर कालू? सादिक ने हैरत से कहा। आजकल उन हरामखोरों से मेरी बड़ी खराब चल रही है, भागो, कालू चीखा। वो लोग कमरे से निकलकर भागे। उसी दौरान बाहर से फायर की आवाज सुनाई दी। सादिक और शारिक कमरे से निकलकर रकबी कोठी की तरफ दौड़े। उस तरफ की दीवार काफी ऊंची थी। सादिक दीवार के साथ पुश टिकाकर खड़ा हो गया और वो दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसा दी। शारिक बाऊ ऊपर चढ़ो। शारिक अपना पैर उसके हाथों पर रखकर ऊपर चढ़ गया। दूसरा पैर उसने सादिक के कंधे पर रखा और उचक कर दीवार पर चढ़ गया। दीवार पर लेटकर उसने हाथ नीचे लटका दिया और सादिक का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचने लगा। चंद सेकंड की जिद्दोजहद के बाद सादिक भी दीवार पर पहुंच गया। वो दीवार पर मार दो गोली, एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। उसी के साथ ही फिजा में तड़तड़ाहट की आवाज गूंज उठी। एक गोली शारिक के सर के ऊपर से गुजर गई और एक सादिक के हाथ के करीब दीवार पर लगी। दीवार का प्लास्टर उधड़कर उड़ा और उसके साथ ही उन दोनों ने दूसरी तरफ छलांग लगा दी। फायरिंग की आवाजों से उस घर वाले चीखने लगे थे और जब वो दोनों उस मकान में कूदे तो औरतों और बच्चों की चीखने की आवाज तेज हो गई थी। शारिक भागो, उस तरफ, सादिक चीखा और वो दोनों पहलू के गुलियारे में मकान के सामने वाले रुख की तरफ दौड़े। उन दोनों ने अपने पिस्तौल निकाल लिए थे। वो मकान के सामने वाले रुख पर गेट की दीवार फांदकर गली में कूदे ही थे कि गली के दाएं मोड़ की तरफ से आवाज सुनाई, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। वो किसी पुलिस वाले की आवाज थी। शारिक ने आवाज की सिमत गोली चला दी और उसके साथ ही फिजा में एक चीख गूंजी। गोली यकीनन उस पुलिस वाले को लगी थी जो चीखता हुआ ढेर हो गया था। शारिक दूसरी तरफ दौड़ा लेकिन उस तरफ भी एक पुलिस वाला मौजूद था और सादिक पिस्तौल से फायरिंग करके उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने बाकायदा प्लानिंग करके छापा मारा था। उन्होंने 3-4 गलियों को घेरे में ले रखा था ताकि उसके डेरे में मौजूद दूसरे लोग फरार ना हो सके।
शारिक, सामने वाले मकान में घुस जाओ और उसके पिछली तरफ से कूदकर निकलने की कोशिश करो, सादिक ने कहा। कालू के मकान की तरफ से मुसलसल फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। शारिक जमीन पर लेटा हुआ था। वो सीने के बल सामने वाले मकान की तरफ रेंगने लगा। दाईं तरफ से एक फायर हुआ। गोली शारिक से 2 फुट आगे जमीन पर लगी। शारिक ने दाईं तरफ एक फायर झोंक दिया और उठकर सामने वाले बंगले की तरफ दौड़ा और उचक कर दीवार पर चढ़ गया। वो दूसरी तरफ कूदना ही चाहता था कि एक और फायर हुआ और उसके साथ ही शारिक के मुंह से चीख निकल गई। गोली उसकी पिंडली में लगी थी और गोश्त चीरती हुई निकल गई थी। शारिक ने दूसरी तरफ छलांग लगा दी और उठकर दौड़ने लगा। चंद कदम बाद वो लड़खड़ा कर गिरा और उठना ही चाहता था कि एक आदमी बरामदे से निकलकर उसके सामने आ गया। वो साहब खाना था और उसके हाथ में 2 नाली बंदूक थी। अपनी जगह से हरकत मत करना, गोली मार दूंगा, वो शख्स गुर्राया। शारिक ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए फायर कर दिया। गोली उस शख्स के सीने में लगी और वो चीखता हुआ ढेर हो गया। वो शख्स शारिक को निहत्था समझ रहा था और उसकी यही गलती उसे ले डूबी थी। शारिक ने उठकर गेट की तरफ छलांग लगा दी। चंद सेकंड बाद वो आगे वाली गली में पहुंच चुका था। उसने इधर उधर देखा और एक तरफ दौड़ लगा दी। उसकी टांग से खून बह रहा था और उसे दौड़ने में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी, लेकिन रुकने का मतलब भी मौत के सिवा और कुछ नहीं था। वो लंगड़ाता हुआ गलियों में दौड़ता रहा। फायरिंग बंद हो चुकी थी। सादिक भी शायद किसी तरफ निकल जाने में कामयाब हो गया था। कालू और उसके साथियों के बारे में कुछ अंदाजा नहीं था कि वो पकड़े गए थे या मारे गए थे या फरार होने में कामयाब हो गए थे। शारिक वहां से 7वीं या 8वीं गली में आ चुका था। दफादन एक तरफ से भारी जूतों की आवाज सुनकर वो चौंक गया। उसे समझने में देर न लगी कि वो पुलिस वाले थे जो उनकी तलाश में गलियों में दौड़ रहे थे। शारिक ने इधर उधर देखा और एक कोठी की दीवार फांदकर आहिस्तगी से अंदर कूद गया। ये कोठी ज्यादा बड़ी नहीं थी। एक कमरे की खिड़की से रोशनी नजर आ रही थी। उसने खिड़की से झांकने की कोशिश की मगर अंदर की तरफ पर्दा पड़ा हुआ था। वो इधर उधर देखने लगा। एक तरफ से पर्दा जरा सा सिरका हुआ था। शारिक ने उस जगह से झांक कर देखा। ये कोई स्टडी रूम था। एक दीवार के साथ शेल्फ पर किताबें सजी हुई थी। उसके साथ ही मेज और कुर्सी लगी हुई थी। कोई औरत कुर्सी पर बैठी मेज पर झुकी हुई थी। उसकी पूछ शारिक की तरफ थी। वो उसका चेहरा नहीं देख सका था, लेकिन ये उसे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि वो औरत कुछ पढ़ रही थी और साथ साथ कुछ नोट्स भी लेती जा रही थी। शारिक चलने में खिड़की के सामने खड़ा रहा और फिर दरवाजे के सामने आ गया और आहिस्तगी से दरवाजा खटखटाया। कौन है इस वक्त? अंदर से एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलिए, खुदा के लिए दरवाजा खोलिए, मैं मर रहा हूँ, मुझे मदद की जरूरत है। शारिक ने मुर्दा से लहजे में कहा, कौन हो भाई, क्या हुआ तुम्हें? अंदर से कहा गया और उसके साथ ही दरवाजा खुल गया। शारिक ने बड़ी फुर्ती से अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजा खोलने वाली औरत को पिस्तौल की जद में ले लिया। मुंह से आवाज निकली तो गोली से उड़ा दूंगा। घर में कितने लोग हैं? शारिक घुर्राया। कोई नहीं, वो औरत तकलाई। खौफ से उसका चेहरा धुआं हो गया था। मैं अकेली हूँ। तुम? शारिक के मुंह से बेइख्तियार निकला।